बच्चों के साथ रहने के मामले में मनीषा व निरंजन के सुने-सुनाए अनुभव अच्छे नहीं थे। अपने दोस्तों व सगे-संबंधियों के कई अनुभवों से वे अवगत थे कि बच्चों के पास जाकर ज़िंदगी कितनी बेगानी हो जाती है, लेकिन अब मजबूरी थी कि उन्हें बच्चों के पास जाना ही था, क्योंकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से लाचार हो गए थे। उम्र अधिक हो जाने से शरीर कमज़ोर हो गया था। निरंजन के लिए अब बाहर के छोटे-मोटे काम निपटाना भी भारी पड़ रहा था। कार चलाने में दिक्कत होती थी। मनीषा वैसे तो घर का काम कर लेती थी, लेकिन अकेले ही पूरी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता था। नौकर चाकरों का कोई भरोसा नहीं। काम वाली थी, कभी आई कभी नहीं। छुट्टियां न मिलने की वजह से बेटा अनुज भी कम ही आ पाता था, इसलिए उन्हें अब अकेलापन भी खलने लगा था। अकेले रहने में अपनी बीमारियों से भी निरंजन ही डरते थे। यही सब सोचते विचारते, अपने अनुभवों से डरते डराते आखिर उन्होंने भी लड़के के साथ रहने का फैसला ले ही लिया। इस बारे में उन्होंने पहले बेटे को चिट्ठी लिखना ठीक समझा था कि बेटे और बहू के मूड का थोड़ा बहुत पहले से ही पता चल जाए। हफ्ते भर के अंदर ही बेटे का फ़ोन आ गया कि पापा, आज ही आपकी चिट्ठी मिली है, आप मेरे पास आना चाह रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चे और नीता तो इतने खुश हैं कि अभी से आपके आने का इंतज़ार करने लगे हैं। आप बताइए कब आ रहे हैं? मैं लेने आ जाऊं या फिर आप खुद ही आ जाएंगे? फ़ोन पर बेटे की बातें सुनकर निरंजन की आंखें भर आईं। प्रत्युत्तर में बोले, हम खुद ही आ जाएंगे बेटे। परसों सुबह यहाँ से टैक्सी से चलेंगे और शाम 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है पापा, कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। अनुज हमारे आने की बात सुनकर बहुत खुश है, निरंजन बोले। अभी तो खुश है, पर पता नहीं हमेशा साथ रहने में कैसा रुख हो। मनीषा अपनी शंका जाहिर करती हुई बोली। सब अच्छा होगा मनीषा, निरंजन दिलासा देते हुए बोले। शाम के 7 बजे जब निरंजन और मनीषा बेटे के घर पर पहुंचे तो बेटे, बहू और बच्चे उनके इंतजार में बैठे थे। दरवाजे पर टैक्सी रुकने की आवाज़ सुनकर चारों घर से बाहर निकल पड़े। दादाजी दादाजी कहते हुए दोनों बच्चे पैर छूते हुए उनसे चिपक गए। बेटे बहू ने भी पैर छुए। सब ने एक एक सामान उठा लिया, यहाँ तक कि बच्चों ने भी छोटा सामान उठाया और सब एक साथ अंदर आ गए। मन में शंका थी कि थोड़े दिन रहने की बात अलग थी, पर हमेशा के लिए रहना न जाने कैसा हो। नीता चाय नाश्ता बनाकर ले आई। सभी बैठकर गपशप करने लगे। मम्मी पापा आप फ्रेश हो लीजिए, बहू नीता बोली। इस कमरे में आपका सामान रख दिया है, आज से ये कमरा आपका है। ये हमारा कमरा? पर ये तो बच्चों का कमरा है। बच्चे छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन तुमने बच्चों का कमरा क्यों बदला? बहू, उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी, फिर उस छोटे से कमरे में दोनों कैसे रहेंगे? कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी, आप घर के सबसे बड़े हैं, क्या छोटे कमरे में रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई और सामान वगैरह के लिए अलग कमरा चाहिए। रात में तो दोनों आपके साथ ही घुसकर सोने वाले हैं, नीता हंसते हुए बोली। मनीषा को सुखद एहसास हुआ। बेटा तो अपना ही है, लेकिन बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जैसे दिल की शंकाओं का कठोर दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। सुबह बहुत देर से नींद खुली। निरंजन उठकर बाथरूम हुआ। अंदर खटर पटर की आवाज़ सुनकर नीता ने चाय बना दी। उस दिन रविवार था, बच्चे व अनुज भी घर पर थे। चाय की ट्रे लेकर नीता दरवाजे पर खटखटाकर बोली, मम्मी जी चाय। आजा आजा बेटी, अंदर आजा, निरंजन बोले। नींद ठीक से आई पापा? नीता चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए बोली। हाँ बेटी, बहुत अच्छी नींद आई। बच्चे और अनुज कहाँ हैं? मनीषा ने पूछा। सब उठ गए हैं, बच्चों ने तो अभी तक दूध भी नहीं पिया है। कह रहे थे कि जब दादाजी उठ जाएंगे तो वे चाय पियेंगे और हम दूध। तुमने भी अभी तक चाय नहीं पी? मनीषा ट्रे में चाय के 4 कप देकर बोली। मम्मी जी, हम एक बार की चाय तो पी चुके हैं, दूसरी बार की चाय आपके साथ बैठकर पियेंगे। तभी बच्चे व अनुज कमरे में घुस गए और दादा दादी के बीच में बैठ गए। दादाजी, पापा कहते हैं कि वह आपसे बहुत डरते थे। आप जब ऑफिस से आते थे तो वह एकदम पढ़ने बैठ जाते थे। सच्ची? पोता बोला।
पापा ये भी कहते हैं कि वह बचपन में बहुत शैतान थे और दादी को बहुत तंग करते हैं। न दादी, पोती बोली थी। दोनों बच्चों की बातें सुनकर निरंजन व मनीषा हंसने लगे। सभी बच्चे बचपन में अपनी मम्मी को तंग करते हैं और अपने पापा से डरते हैं। निरंजन बच्चों को प्यार करते हुए बोले, हाँ, और मम्मी कहती हैं कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा को प्यार करते हैं और मम्मी पापा हमें। पोती की बात सुनकर मनीषा व निरंजन की नज़रें नीता के चेहरे पर उठ गईं। नीता का खुशनुमा चेहरा दिल में उतर गया। दोनों ने मन में सोचा, एक अच्छी माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। दोपहर के खाने में नीता ने कमल ककड़ी के कोफ्ते और कढ़ी बना रखी थी। पापा, आप ये कोफ्ते खाइए, ये बताते हैं कि आपको कमल ककड़ी के कोफ्ते बहुत पसंद हैं। नीता कोफ्ते प्लेट में रखते हुए बोली, और मम्मी को कढ़ी बहुत पसंद है ना मम्मी? अनुज बोला, याद है, मैं कढ़ी और कमल ककड़ी के कोफ्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मेरे कारण आप अपनी पसंद का खाना कभी भी नहीं बनाती थी। अब आपकी पसंद का खाना ही बनेगा और हम भी खाएंगे, बेटा बोला। तो मनीषा को अपने भावों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आंखों के कोर भीग गए। नहीं बेटा, खाना तो बच्चों की पसंद का ही बनता है। जो बच्चों को पसंद हो वही बनाया करो। रात को पोते व पोती में बीच में कौन सोएगा, इसको लेकर होड़ हो गई। आखिर दोनों बीच में सो गए। थोड़ी देर बाद नीता आ गई। चलो बच्चों, अपने कमरे में चलो। नहीं, हम यहीं सोएंगे, दोनों चिल्लाए। नहीं, दादा दादी को आराम चाहिए, तुम अपने कमरे में सो। रहने दे बेटी, निरंजन बोले। 2-4 दिन यहीं सोने दे, जब मन भर जाएगा तो खुद ही अपने कमरे में सोने लगेंगे। दोनों बच्चे उस रात दादा दादी से चिपक कर सो गए। दिन बीतने लगे। नीता हर समय उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती। बेटा भी ऑफिस से आकर उनके पास ज़रूर बैठता। एक दिन मनीषा शाम को कमरे से बाहर निकली तो नीता फ़ोन पर कह रही थी, मैं नहीं आ सकती, मम्मी पापा आए हुए हैं, यदि मैं आ गई तो वे दोनों अकेले रह जाएंगे, उनको ख़राब लगेगा। कहकर उसने बात ख़त्म कर दी। कहाँ जाने की बात हो रही थी बेटी? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही मेरी सहेली बुला रही थी कि बहुत दिनों से नहीं आई। तो क्यों नहीं जा रही हो? हम अकेले कहाँ हैं? और फिर थोड़ी देर अकेले भी रहना पड़े तो क्या हो गया? देखो बेटी, तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी। नीता कुछ न बोली और दुविधा में खड़ी रही। मनीषा नीता के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मम्मी पापा आ गए हैं, इसलिए अगर तुमने अपनी दिनचर्या में बंधन लगाए तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? ये अब कोई 2-4 दिन की बात थोड़ी ना है, अब तो हम यहीं रहेंगे। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? आपका रहना हमारे सिर आँखों पर, मैं बंधन थोड़ी ना लगा रही हूँ। और थोड़ा बहुत बंधन रहे भी तो क्या, बच्चों के कारण माँ बाप बंधन में नहीं रहते हैं? फिर बच्चों को भी माँ बाप के कारण बंधना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? नीता की बात सुनकर मनीषा ने चाहा कि उसको गले लगाकर खूब प्यार करे। मनीषा ने नीता को जबरन भेज दिया। धीरे धीरे मनीषा की कोशिश से नीता भी अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में रहने लगी। उसने 1-2 किटी भी डाली हुई थी तो मनीषा ने उसे वहाँ भी ज़बरदस्ती भेजा। उसकी सहेलियाँ जब घर पर आती तो मनीषा चाय बना देती, नाश्ते की प्लेट सजा देती। नीता के मना करने पर प्यार से कहती, तुम जो हमारे लिए इतना करती हो, थोड़ा सा मैंने भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। अनुज व नीता को अब कई बातों की सुविधा हो गई थी। कहीं जाना होता तो दादा दादी के होने से बच्चों की तरफ से दोनों ही निश्चिंत हो रहते। महीना खत्म हुआ, निरंजन को पेंशन मिली। उन्होंने अपना पैसा बहू को देने की पेशकश की तो अनुज व नीता दोनों नाराज हो गए। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे देकर ही रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। आपने हमारे लिए जीवन भर इतना किया, पढ़ाया लिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। अनुज बोला, लेकिन बेटा मेरे पास हैं इसलिए दे रहा हूं। नहीं पापा, पैसा देकर तो आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। जब दादी जी और दादाजी आपके पास रहने आए थे तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या आपने उनकी देखभाल नहीं की? जितना आपसे बन सकता था आपने उनके लिए किया, और आपके पास पैसा है तो आप हमसे हमारा सेवा करने का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? निरंजन निरुत्तर हो गए। मनीषा आश्चर्य से अपने उस लापरवाह बेटे को देख रही थी जो
आज इतना समझदार हो गया है। अनुज ने जब पैसे लेने से साफ मना कर दिया तो निरंजन ने पोते और पोती के नाम से बैंक में खाता खोल दिया और जो भी पेंशन का पैसा मिलता उसमें डालते रहते। बेटे ने उनका मान रखना था और वे बेटे का मान रख रहे थे। एक दिन निरंजन सुबह उठे तो बदन टूट रहा था और कुछ हरारत सी महसूस कर रहे थे। मनीषा ने उनका उतरा चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ बुखार सा लग रहा है। बुखार है? मनीषा घबरा कर माथा छूती हुई बोली। अनुज को बुलाती हूँ। नहीं मनीषा, उसे परेशान मत करो, शाम तक देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। मनीषा चुप हो गई। लेकिन शाम होते होते बुखार बहुत तेज हो गया। दोपहर के बाद निरंजन लेटे तो उठे ही नहीं। शाम को ऑफिस से आकर अनुज पापा के साथ ही चाय पीता था। निरंजन जब बाहर नहीं आया तो नीता कमरे में चली गई। मनीषा निरंजन का सिर दबा रही थी। पापा को क्या हुआ मम्मी जी? तेरे पापा को बुखार है। बुखार है? कहते हुए नीता ने बहू की सारी औपचारिकताएं त्याग कर निरंजन के माथे पर हाथ रख दिया। पापा को तो बहुत तेज बुखार है। तभी पापा आज सुबह से ही सुस्त लग रहे थे। आपने बताया भी नहीं। मैं अनुज को बुलाती हूँ। इतना कहकर नीता अनुज को बुला लाई। अनुज जल्दी ही आ गया और मम्मी पापा को तकलीफ ना बताने के लिए एक प्यार भरी डांट लगाई। फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने जांच करके दवाइयाँ लिख दी। मौसमी बुखार है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर बोला। बेटा, बहू, पोता और पोती सब निरंजन को घेर कर बैठ गए। नीता ने जब पढ़ाई के लिए डांट लगाई तब बच्चे पढ़ने गए। खाने में क्या बना दूं? नीता ने पूछा। निरंजन बोले, तुम जो बना देते हो वही स्वादिष्ट लगता है। नहीं पापा, बुखार में आपका जो खाने का मन हो वही बनाऊंगी। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, थोड़ा सा सूप भी बना देना नीता। पापा को सूप बहुत पसंद है, अनुज बोला। निरंजन को अटपटा लग रहा था कि अनुज उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। उनकी हिचकिचाहट देखकर अनुज बोला, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। आप दोनों ने दादा व दादी की जितनी सेवा की उतनी तो हम आपकी कभी नहीं कर पाएंगे। पापा, मैं तब छोटा था। आप जो कुछ भी हम करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। बड़ों का तिरस्कार कर हम अपने बच्चों से प्यार और आदर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ये कोई एहसान नहीं है। अब आप आराम कीजिए। हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है ना? मनीषा भर्राई आवाज़ में बोली। हाँ मनीषा, वह बुरा कैसे हो सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, बच्चों में संस्कार उपदेश देने से नहीं आते, घर के वातावरण से आते हैं। जिस घर में बड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है उस घर में बच्चे बड़ों को आदर देना सीखते हैं, और जिस घर में बड़ों का तिरस्कार होता है उस घर के बच्चे भी तो वही सीखेंगे। एक पल रुककर मनीषा फिर बोली, हम दोनों ने अपने माता पिता की सेवा उचित देखभाल की। हमारी गृहस्थी में उनका स्थान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा, वही हमारे बच्चों ने सीखा। लेकिन अधिकतर लोग अपने बच्चों से तो सेवा व आदर की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में अपने बड़ों की मौजूदगी को भुला चुके होते हैं। मनीषा के मन से आज सारे संशय खत्म हो चुके थे। उनके सगे संबंधियों, दोस्तों ने उन्हें अपने अनुभव बताकर उनके मन में बेटे बहू के प्रति डर व नकारात्मक विचार पैदा किए। अब वे अपने अनुभव बताकर दूसरों के मन में बेटे बहू के प्रति प्यार व सकारात्मक विचार भरेंगे। निरंजन ने संतोष से आंखें मूंद ली और मनीषा कमरे की लाइट बंद कर बहू की सहायता करने के लिए रसोई में चली गई। आखिर इंसान जो अपनी जिंदगी में बोएगा वही तो काटेगा। कांटे बोकर फूलों की उम्मीद करना तो मूर्खता ही है ना।